आज हमने बेसिसिटी पढ़नी है एरोमेटिक अमाइंस की। इससे पहले हमने एलिफेटिक अमाइंस के अंदर देखा था कि 4 तरह की ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेसिस थी और उनकी बेसिसिटी हम लोग डिसाइड कर पा रहे थे। और आज एरोमेटिक बेसिस की हम लोग बेसिसिटी डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस क्या होती हैं? also called as एनिलीन्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? एनिलीन्स भी कहते हैं। एनिलीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH2 ग्रुप लगा हुआ हो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, इसको कहा जाता है अमाइनो बेंजीन या एनिलीन, और इसको एरोमेटिक अमाइन भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी बेसिसिटी अगर कंपेयर करें एलिफेटिक अमीन के साथ, अगर इनकी KB की बात करें, हमें पता है कि एरोमेटिक बेसिस आर वीक देन एलिफेटिक बेसिस। ठीक है, यानी कि अगर इसको 1 नंबर बोलें, इसको 2 नंबर दें, सो 2 इज़ मोर बेसिक देन फर्स्ट। ठीक है ना, ये ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में शामिल है। हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, और लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड। ठीक है ना, मतलब लोन पेयर यहाँ पे रुका हुआ नहीं है, वो बेंजीन रिंग के अंदर उतरता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, और वो क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर है। लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ठीक है ना, लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब ये लोन पेयर यहाँ पे ही रुका रहेगा और प्रोटॉन को जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये वाला जल्दी एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइन। अगर एनिलीन्स की या एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी की बात करें तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि अगर आप एनिलीन लें, इससे ज़्यादा बेसिक निकलती हैं ऐसी एनिलीन्स जिनके मेटा और पैरा के ऊपर ERGs लगे हों, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मेटा और पैरा पे अगर लगे हुए होंगे ज़्यादा बेसिक निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हो जाएगा। और ये दोनों बेसिक निकलती हैं ऐसी एनिलीन से कि जिनके आर्थो, मेटा और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेंगे अपनी तरफ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए वो लेस कंसनट्रेटेड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, यहाँ पे बेसिसिटी को कम करते हैं, और एनिलीन सेंटर में रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की है, यहाँ पे आर्थो नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे आर्थो नहीं लिखा, तो आर्थो के लिए एक बात आपने याद रखनी है, एन आर्थो सब्स्टिट्यूटेड aniline is always weaker than aniline। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा SIR इफ़ेक्ट, यहाँ पे भी एक इफ़ेक्ट काम करता है, उसको बोला जाता है SIP इफ़ेक्ट। ठीक है, यानी कि एन आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज़ ऑलवेज वीकर देन एनिलीन, और किस इफ़ेक्ट की वजह से काम करता है? SIP इफ़ेक्ट। ठीक है, SIP इफ़ेक्ट क्या होता है? इफ़ेक्ट इसको बोला जाता है स्टीरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। इस SIP इफ़ेक्ट की वजह से आर्थो पोजिशनड एनिलीन हमेशा क्या हो जाती है? वीकर हो जाती है। ठीक है, मतलब NH2 इसके आर्थो के ऊपर अगर कोई G लगा हुआ हो, खा वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो,
ये वीकर हो जाती है एनिलीन से। फिर KB की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आर्थो नहीं लिखा क्योंकि आर्थो वाले सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हमेशा वीकर होते हैं ड्यू टू SIP इफेक्ट। अब SIP इफेक्ट क्या है? अब SIP इफेक्ट क्या है? आपने एक बात पढ़ी होगी कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ के। मतलब जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है एसिडिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहने का स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। या इसको अगर उल्टा के लिखें, स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन की अगर कर दें हम, एनायन की जगह केटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB हो जाएगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka हो जाएगा। अगर एनायन की जगह केटाइन लिखें तो ये भी फिर उलट हो जाता है, बिकॉज दे आर रिलेटिव टर्म। यानी कि एसिडिटी डिसाइड करने के लिए एनायन बनवाते हैं, बेसिसिटी डिफाइन करने के लिए केटाइन बनवाते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा केटाइन स्टेबल उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एनायन बनवाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ। अब SIP क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। मान लेते हैं आपके पास एक एनिलीन है NH2 प्लस, आपने इसको प्रोटॉन दे दिया, ठीक है। एसिडिटी डिसाइड करते हुए प्रोटॉन निकालते हैं, बेसिसिटी डिसाइड करते हुए प्रोटॉन देते हैं। अब क्या होगा? आपके पास ये बनेगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस चार्ज आ चुका होगा। प्रोटॉन कैसे दिए जाते हैं? वाटर के अंदर ही प्रोटॉन मौजूद होते हैं, मतलब एनिलीन को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। अब ये चार्ज स्पीशी आ चुकी है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है ना, सराउंड कर लेंगे इस तरह, ठीक है। मतलब कहने का इस चार्ज स्पीशी के इर्द गिर्द वो अपने आप को सराउंड कर लेंगे अपोजिट चार्जेस से, जिसकी वजह से, क्योंकि चार्जेस का यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा और चार्जेस के न्यूट्रलाइजेशन से एनर्जी निकलती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। मतलब जितना ज़्यादा ये सॉल्वेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी जो केटाइन बना है, ठीक है। अब एक और तरह की हम लोग लेते हैं जो कि आर्थो सब्सटीट्यूट। मान लें कोई G है, G क्या हो सकता है? ERG या EWD। जब इसको हम लोग वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे H2O के अंदर, और यहाँ से प्रोटॉन मिलेगा इसको, और ये NH2 क्या करेगा? इस प्रोटॉन को ट्रैप करेगा। आपके पास क्या बनेगा? इस तरह का एक प्रोटोनेटेड सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, एनिलीन कटायन बन जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा, और साथ में प्लस चार्ज। और इसको भी वाटर अब सराउंड करेगा, OH2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे G लगा हुआ है आर्थो ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ से इस एरिया से प्रोटोनेशन नहीं हो सकती। नेशन पॉसिबल ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ G, ठीक है। मतलब कहने का इसका एक अपना एक्सटेंट होगा, वाटर सराउंड करे, इसका एक अपना एक्सटेंट होगा, वाटर सराउंड करे। इन दोनों में से किसको ज़्यादा वाटर सराउंड करेगा? इसको, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है। इसको भी वाटर सराउंड करेगा, स्टेबलाइज करेगा, लेकिन रिलेटिव टू दिस सराउंड कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे G का भी रिपल्शन लग रहा होगा, या G हिंडर करेगा, वाटर उस तक ना आ सके, ठीक है ना। इसका मतलब है ये वाला स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल। स्टेबल दी केटाइन, स्ट्रॉन्गर दी बेस, स्टेबल दी केटाइन, स्ट्रॉन्गर दी बेस। इसका मतलब क्या है? इसकी रेस्पेक्टिव बेस स्ट्रॉन्गर है, ये कम स्टेबल केटाइन है, इसकी रेस्पेक्टिव बेस वीकर है। मतलब आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेसिस या एनिलीन्स आर वीकर देन एनिलीन। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज वीक एनिलीन, ठीक है ना, ड्यू टू SIP, यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन टू
प्रोटोनेशन। मतलब प्रोटोनेशन जब हो रही होती है या वाटर स्टेबलाइज कर रहा होता है तो यहाँ पे स्टीयरिंग हिंड्रेंस काज होती है। स्टीयरिंग हिंड्रेंस जब काज होगी इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये वाला स्ट्रॉन्गर बेस, ये वाला वीकर बेस। आगे समझ के नहीं, इसलिए यहाँ से मैंने आर्थो स्किप किया हुआ है। आर्थो यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेशक वो ERG हो या EWD हो, वो हमेशा वीकर होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, NH2CH3 लगाते हैं, ठीक है। NH2 इसके मेटा पे CH3 लगा लेते हैं, NH2 इसके पैरा पे CH3 लगा लेते हैं और सिर्फ एक एनिलीन रहने देते हैं, ठीक है ना। ये चारों के बीच में KB का ऑर्डर डिसाइड करना है। ग्रुप देख लेंगे क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एनिलीन के आर्थो पोजीशन पे ये क्या कर रहा होगा, सबसे पहले SIP स्टीरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस HC भी कर रहा होगा, प्लस I भी कर रहा होगा। ये वाला ग्रुप क्या कर रहा होगा, यहाँ से प्लस I ओनली करता होगा, यहाँ पे प्लस HC और प्लस I करता होगा, और यहाँ से कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब ये वाला तो सबसे वीकर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोटोनेशन इतनी नहीं होगी, मतलब वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेट नहीं करेंगे। जब सॉल्वेट नहीं करेंगे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ये तो सबसे वीकर, ठीक है। जैसे आर्थो इफेक्ट वाले में सबसे स्ट्रॉन्गर लेके आते थे आर्थो वाले को, इसमें इसको क्या करेंगे, वीकर मानेंगे, ठीक है। ये फिर कहाँ चला जाएगा, सबसे एंड में। अब इन तीनों में डिसाइड कर लें। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे डोनेशन वाले लगे हुए हैं, यहाँ से मेटा से प्लस I चल रहा है, यहाँ पे पैरा पे प्लस HC हाइपर कंजुगेशन और प्लस I लग रहा है। हाइपर कंजुगेशन मोर इफेक्टिव होता है, पैरा से हाइपर कंजुगेशन चल रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, 3 वाला। KB का ऑर्डर दें, 3 सबसे ज़्यादा बेसिक, ठीक है। उसके बाद प्लस I वाला 2 आ जाएगा, उसके बाद एनिलीन आ जाएगा सिंपल 4 वाला, और फिर फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाले को क्यों आपने एंड पे बोला, बिकॉज उसमें SIP चल रहा है, ठीक है। इसको सबसे ज़्यादा क्यों बोला, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से लोन पेयर की इंटेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे प्लस I से इंटेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं चल रहा, ठीक है। इससे भी ये वीकर हो जाता है, क्योंकि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर वीकर देन नॉर्मल एनिलीन्स, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करें, हमें पता है कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी क्या होती है, ये कम होती है, क्योंकि एनायन डीस्टेबलाइज होती है। इन प्रेजेंस ऑफ ERGs बेसिसिटी क्या होगी, फिर बढ़ेगी। नॉर्मल सी चीज़ है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, रिलीजिंग होंगे, बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। ERG एनायन पे इफेक्ट कर रहे होंगे तो एसिडिटी को कम करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि C∠OH अगर ये CH3 लग जाए, C∠OH, और यहाँ पे कुछ ना लगे, अब ये CH3 डोनर है, इसको तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करनी चाहिए थी बेंजोइक एसिड की, लेकिन ये बढ़ा देता है ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, ड्यू टू आर्थो इफेक्ट, ठीक है ना। मतलब कहने का जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हुए भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, किस वजह से, आर्थो इफेक्ट की वजह से, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि अगर यही ग्रुप NH2 और यहाँ पे CH3 आ जाए और यहाँ पे NH2 ये आ जाए, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, ये बेसिक ज़्यादा निकलती है 2:1 से, ठीक है। ये यानी कि Ka है और ये क्या होगा, Kb होगा अगर, तो नॉर्मल एनिलीन ज़्यादा बेसिक निकलती है। अब यहाँ पे क्या है, ये डोनर ग्रुप लगा हुआ है, बेसिसिटी बढ़ानी चाहिए थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिसिटी कम कर रहा है SIP की वजह से, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि कभी कभार क्या होता है, आर्थो इफेक्ट डोमिनेट करता है
तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से एसिडिटी कम होती है लेकिन बढ़ जाती है, आर्थो इफेक्ट। और कभी कभार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से जनरली बेसिसिटी बढ़ती है, लेकिन इस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू SiP इफेक्ट। उसके बाद और एग्जांपल्स लें, अगर NH2Cl, NH2 मेटा पे Cl, NH2 पैरा पे Cl और फिर NH2 सिंपल। इसको अगर 1 नंबर दें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इफेक्ट देखेंगे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, SiP, ठीक है ना। दूसरा क्या कर रहा है, -I ग्रेटर देन +M। यहाँ पे क्या कर रहा है, ओनली -I। यहाँ पे -I ग्रेटर देन +M और यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कहने का SiP हो रहा है, ये तो एनिलीन से पीछे जाएगा। इन तीनों में डिसाइड कर लेंगे। KB का क्या ऑर्डर हो जाएगा, ये तो खैंचू ग्रुप लगे हुए, मतलब ये तो लोन पेयर जो यहाँ पे पड़ा हुआ उसको खींच के रखा हुआ, इन्होंने आसानी से नहीं देने पड़ेंगे, मतलब ये तो वीकर बेसिस हैं। एनिलीन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, मतलब 4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। इन दोनों में देख लेंगे, इन दोनों में -I ऑपरेट कर रहा है। मैंने बताया हुआ कि हैलोजन के केसेस में ओनली -I से चलते हैं हम लोग। तो इसमें -I दूर से लोन पेयर को खींच रहा है, इसमें पास से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का ये वाला लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, ये वाला कम अवेलेबल रहेगा, जो ज़्यादा अवेलेबल बेसिसिटी उसकी ज़्यादा। तो फिर 3 नंबर वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। 1 वाले को सबसे कम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें SiP इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप NH2 और यहाँ पे फ्लोरो आ जाए एंड NH2 यहाँ पे क्लोरो आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों में से जो बेसिक होगा मोर, वो ये होगा, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ में उलट था इसके, इसमें भी 5 RS स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें भी 5 RS स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें एक इजाफी स्ट्रक्चर बनेगा d ऑर्बिटल रेजोनेंस वाला। मतलब कहने का 5-5 स्ट्रक्चर में तो ये लोन पेयर दोनों ही इक्वली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे। तो जितने ज़्यादा RS उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो हम बोल सकते हैं जितने ज़्यादा RS उतनी कम बेसिसिटी। तो इसकी कम बेसिसिटी, इसकी ज़्यादा बेसिसिटी। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात होती क्लोरो वाले स्ट्रॉन्गर निकलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात होती तो फ्लोरो वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्गर निकलते हैं, ठीक है। उस अजाफी स्ट्रक्चर में या उस अजाफी d ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से ये लोन पेयर कुछ टाइम उस ऑर्बिटल के अंदर भी बिताता है। ये लोन पेयर ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है एज कंपेयर टू दिस। सो ये वाला रेडली अवेलेबल होगा, ये रेडली अवेलेबल नहीं होगा। रेडली अवेलेबल स्ट्रॉन्गर बेस, रेडली नॉट अवेलेबल वीकर बेस, ठीक है। उसके बाद NH2 नाइट्रो, नाइट्रोएलिनीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन और सिंपल एनिलीन, ठीक है ना। इनमें KB का स्ट्रेंथ निकालना है हमने। कैसे निकालेंगे, ग्रुप देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, SiP, स्टीरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। इसका मतलब सबसे वीकर बेस हो जाएगी ये। लेकिन और इफेक्ट क्या, यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेटर देन -I। यहाँ पे क्या कर रहा है, ओनली -I। यहाँ पे क्या कर रहा है, ओनली -M ग्रेटर देन -I। यहाँ पे कुछ नहीं है। सारे के सारे क्या हैं, खैंचू ग्रुप हैं, मतलब बेसिसिटी को कम करने वाले हैं, एनिलीन से भी कम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 4 नंबर, ठीक है ना, ये वाला। ये तो सबसे वीकर हो जाएगा, सबसे एंड में चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से डिसाइड कर लेंगे, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। इस लोन पेयर को मीजोमेरिक के तहत ये खींच रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंस इफेक्ट नहीं है वो। ये इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा है, ये ज़्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है। मतलब ये ज़्यादा अवेलेबल रहता है, ये कम अवेलेबल रहता है। ज़्यादा अवेलेबल रहता है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये कम अवेलेबल रहता है, -M क्योंकि लग रहा है, डोमिनेंट ग्रुप है, तो ये फिर वीकर हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा क्योंकि सबसे वीकर ड्यू टू SiP इफेक्ट। NCH3 CH3
NN डाइमिथाइल एनिलीन, CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ये एक दूसरी एनिलीन है N मिथाइल एनिलीन और सिंपल एनिलीन। अगर इन तीनों में KB की बात करेंगे, यहाँ पे देखें लोन पेयर रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और ये वाला लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं इंडक्टिव से, तो इसके लोन पेयर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक डोनर लगा हुआ है, यहाँ पे कोई डोनर नहीं लगा हुआ, मतलब तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इस वाले की, ठीक है ना। इसको हम टर्शरी नाइट्रोजन भी बोल सकते हैं, इसको सेकेंडरी और इसको प्राइमरी, ठीक है वो बात। ये फिर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक, क्योंकि 2 डोनर लगे हुए हैं, तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। या अगर डिग्री वाइज बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं इन N मिथाइल एनिलीन्स KB ऑर्डर कम्स टू बी ऑर्डर टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। उसके बाद एक और टिपिकल चीज़ है, आप ये भी याद रखेंगे, NH2 CH3 CH3, उसके बाद N CH3 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 CH3, ठीक है ना। ये N मिथाइल एनिलीन्स हैं हमारे पास। अब ये वाला NH2 ग्रुप मौजूद है, इसको मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टीरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन कर रहे हैं। SIR इफेक्ट नहीं बोलना, हमने SIR इफेक्ट के अंदर बोला था कि 4 ग्रुप ऐसे हैं जो SIR इफेक्ट नहीं करते, एक NH2, एक NH, एक OH और उसके बाद एक ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ओनली SIP इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। SIR नहीं बोल देना, ध्यान रखना इसमें। यहाँ पे क्या है, ये NH2 ग्रुप नहीं है, ये NN डाइमिथाइल है, इसको ये क्या करेंगे, SIR इफेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, SIR इफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, ये इस तरह हो जाता है, ठीक है। मतलब प्लेन पे है बेंजीन रिंग तो ये इस तरह आ जाएगा, मतलब ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं जा पाता, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा पाता है। ये लोन पेयर क्या हो जाएगा फिर, लोकलाइज्ड, और ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना। लोकलाइज्ड वाले की बेसिसिटी ज़्यादा, मतलब KB का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन फर्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, SIR इफेक्ट और SIP इफेक्ट। उसके बाद पेरिडीन की बात करते हैं, C5H5N। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, नाइट्रोजन यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे इस तरह से ये पेरिडीन। अगर इसको हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से जाहिर करें तो इस तरह ड्रा कर सकते हैं हम लोग, इस तरह, ठीक है। ये लोन पेयर जो कि रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहा, इस नाइट्रोजन ने एक अपना पैरेलल p ऑर्बिटल रेजोनेंस में दिया हुआ है इन रिंग को, ठीक है ना। इनमें क्या चल रहा है, रेजोनेंस। तो अगर इस लोन पेयर की बात की जाएगी, ये क्या है, sp2 है और साथ में लोकलाइज्ड है, पैरेलल टू प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब अगर ये मेरे हाथ का बेंजीन रिंग ऐसे, ये ऑर्बिटल कुछ इस तरह पड़ा होता है और पैरेलल p ऑर्बिटल्स इस तरह होते हैं। मतलब ये ऑर्बिटल कहाँ पे, इस तरह पैरेलल पड़ा हुआ ये, और ये क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर वालों को मैंने ब्लू से शो किया है। अगर इस पेरिडीन को हम लोग प्रोटोनेट करवा दें, H+ दे दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पर जब ये इसको मिलेगा,
इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन ले लेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजन भी क्या है, sp2, ये वाला भी sp2 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 और ये भी sp2। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी रख लेगा ये, ठीक है ना। तो अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का पिरिडीन प्रोटोनेट होने के बाद भी एरोमेटिसिटी को अपने पास ही रखती है, एरोमेटिसिटी का लॉस नहीं होता, इसीलिए पिरिडीन भी बेसिक बिहेवियर शो करती है। उसके बाद आता है हमारे पास पायरोल। नाइट्रोजन इस तरह और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो कैसे ड्रा करेंगे, नाइट्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन और इस पे जो लोन पेयर है उसने ये लोन पेयर पैरेलल p ऑर्बिटल में बिठा के एरोमेटिसिटी करवाई हुई है। कैसे, ठीक है ना, ये इस तरह, ठीक है बात। मतलब कि ये सिस्टम एरोमेटिक है क्योंकि लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या है, एरोमेटिक, ठीक है बात। लेकिन अगर इसको प्रोटोनेट करवाने की कोशिश की जाए, मतलब कि पायरोल को जब हम लोग प्रोटोनेट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ बनती है। हाइड्रोजन एक तो था, दूसरा हाइड्रोजन दिया, प्लस चार्ज रख लिया, ये इस तरह sp3 क्या हो चुका है, sp3, क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिए ना, 1 2 3 4। ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस करने के लिए sp2 या पैरेलल p ऑर्बिटल चाहिए, इसके पास तो पैरेलल p ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है। तो ये वाला सिस्टम क्या हो चुका है बन के, नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो चुका है, नॉन एरोमेटिक। मतलब कहने का अगर पायरोल को प्रोटोनेट करवाएंगे तो नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो रहा है, पिरिडीन को प्रोटोनेट करवाएंगे तो उसका सिस्टम एरोमेटिक ही रहता है। तो इन दोनों में से रेडली कौन सा प्रोटोनेट होगा, पिरिडीन ही प्रोटोनेट होगा, क्योंकि प्रोटोनेट होने के बाद भी वो स्टेबल है। यहाँ पे प्रोटोनेट होकर उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है, तो इसलिए वो प्रोटोनेट होना पसंद ही नहीं करता। बी का ऑर्डर लिखें तो पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। अगर NH2, ये एनिलीन ले लें, पिरिडीन ले लें और उसके बाद पायरोल ले लें। अगर इनकी बेसिसिटी डिसाइड करनी हो Kb तो कैसे करेंगे, ये लोन पेयर क्या है, sp2 और ये क्या है, डी लोकलाइज्ड, मतलब कि चलता फिरता सा लोन पेयर है। ये क्या है, sp2 लोकलाइज्ड, ठीक है ना। और ये लोन पेयर क्या है, sp2 और कौन सा है, डी लोकलाइज्ड। और डी लोकलाइज्ड ही नहीं है बल्कि प्लस एरोमेटिसिटी का भी पार्ट है, एरोमेटिसिटी में भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अगर लोन पेयर देना पड़े तो कौन आसानी से देगा, पिरिडीन। क्यों, क्योंकि sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तीनों sp2 हैं, ये रुका हुआ लोन पेयर है और लोन पेयर दे के भी ये एरोमेटिक रहता है, मतलब आसानी से देगा ही देगा, ठीक है ना। सो 2 वाला मोर बेसिक। उसके बाद ये sp2 डी लोकलाइज्ड है, ये sp2 डी लोकलाइज्ड है, बराबर हैं। लेकिन ये अगर लोन पेयर डोनेट हो जाए तो एरोमेटिसिटी का लॉस नहीं होता, अगर ये लोन पेयर डोनेट हो जाए एरोमेटिसिटी का लॉस होता है। ये वाला लॉस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसलिए 1 और फिर एंड में क्या हो जाएगा 3। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आप याद रखेंगे, पिरिडीन और क्यूनोलिन
ठीक है ना, इसका नाम है पिरिडीन और इसका नाम है क्यूनोलिन, ठीक है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सी है? अगर इसको 1 नंबर दें, इसको 2, तो के बी का ऑर्डर आता है 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है बात। क्यों? क्योंकि ऐसा शायद होता होगा कि ये जो रिंग है ये -I करती है। लिटरेचर के अंदर लिखा गया है कि प्रोबेबली ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग क्यूनोलिन इज़ अ बिट वीकर बेस देन पिरिडीन। तो ये वाला आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन मतलब कि ऐसे लिटरेचर में लिखी हुई है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन सॉलिड नहीं है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो लिख लें आप। इन केस ऑफ सेम डिग्री ऑफ नाइट्रोजन open chain amines are less basic than closed या cyclic amines, ठीक है ना। और ये क्यों होता है? ड्यू टू अमीन फ्लिपिंग। इस फैक्ट को क्या बोला जाता है? अमीन फ्लिपिंग। मान लें आपके पास कोई ऐसी एक अमीन है, अब एक हम लोग क्लोज चेन अमीन ले लेते हैं 6 कार्बन वाली, एक हम लोग ओपन चेन अमीन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। तो आप एक चीज़ याद रखें हमेशा कि जब इस तरह ओपन चेन अमीन होती है तो ये फ्लिप करती रहती है। फ्लिप कैसे करती है? देखें, अगर ये नाइट्रोजन है, ये तीनों इसके बाजू अगर एक टाइम ऊपर वाली तरफ हैं तो अगले ही लम्हे ये क्या करती है? फ्लिप करके ये बाजू अपने नीचे वाली तरफ ले आती है, अम्ब्रेला की तरह। मतलब छतरी अगर इस तरह आप इमेजिन करते हैं, ठीक है, तो अगले ही लम्हे क्या होती है? ये इस तरह हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कहने के ये लोन पेयर स्विच करता रहता है इस तरह, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसको बोला जाता है अमीन फ्लिपिंग। इसमें ये फ्लिपिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये क्लोज चेन है या रेस्ट्रिक्टेड फ्लिप सिस्टम है। इसमें फ्लिपिंग होती है, इसमें फ्लिपिंग नहीं होती। इसमें फ्लिपिंग होती है तो लोन पेयर अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है ऊपर नीचे, तो प्रोटॉन सही से लोकेट कर नहीं पाता कि लोन पेयर कहाँ है। इसमें सही से लोकेट हो जाता है। जब सही से लोकेट हो जाता है तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर के बी की बात करें तो ये वाला सिस्टम ज़्यादा बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू ओपन चेन अमीन, क्योंकि ओपन चेन अमीन के अंदर अमीन फ्लिपिंग होती है आपके पास, ठीक है ना। इसी तरह एन इस तरह, ठीक है। अब ये क्लोज चेन है, डिग्री क्या है इसकी? 2 डिग्री। ये भी क्या है? 2 डिग्री। इन केस ऑफ सेम डिग्री क्लोज्ड वाली ज़्यादा बेसिक होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब एमिडीन्स के बारे में अगर बात करें हम लोग, एमिडीन्स क्या होती हैं? R, C डबल बॉन्ड NH और NH2, इनको बोला जाता है एमिडीन्स। R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन, अगर इसको हम लोग X नाइट्रोजन बोलें, इसको Y नाइट्रोजन बोलें, तो आप ये देखें कि X नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पे रेजोनेंस में शामिल है। मतलब कहने से मुराद X लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और साथ में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी? sp2 है, यानी कि sp2 है और डीलोकलाइज्ड है। इस Y वाले लोन पेयर की अगर बात करेंगे तो ये वाला क्या है? sp2 भी है और लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड। ये जो Y वाला लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है और साथ में इसको एक अजाफी भी एडवांटेज मिल रहा है कि +m इफेक्ट ऑफ +m ऑफ X नाइट्रोजन भी मिल रहा है। मतलब कहने का ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड इधर बनाए
तो ये डेंसिटी टूट के इसके ऊपर चले जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रुका हुआ है, और ये इसको बैक सप्लाई भी कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों यानी कि एक्स और वाई नाइट्रोजन में बेसिसिटी डिसाइड करेंगे तो वाई वाला ज़्यादा बेसिक निकलेगा, क्योंकि एक तो वो लोकलाइज्ड है, दूसरा प्लस एम ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा है। ये वाला वीकर बेस है क्योंकि ये डी लोकलाइज्ड है, मतलब रुका हुआ नहीं है, और sp2 है, इसको कोई एडवांटेज भी नहीं मिल रहा। तो अगर के बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से y वाला स्ट्रॉन्गर बेस होगा एज कम्पेयर टू x। या तो इस तरह इसको एक्सप्लेन कर लें आप, या प्रोटोनेशन करके देख लेते हैं। RC डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2, ये x ये y, प्लस आप इसको प्रोटॉन दें एट x पोजीशन, यानी कि x पोजीशन पे आप इसको प्रोटोनेट करें तो आपके पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH H और H बन जाएगा प्लस चार्ज बन जाएगा, ठीक है। अब प्रोटॉन फिर H प्लस एट Y पोजीशन दे के देख लें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो लोन पेयर पड़ा हुआ है ना। तो RC डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, लोन पेयर दिया गया है तो प्लस चार्ज आ जाएगा, साथ में NH2 आ जाएगा, ठीक है बात। इसमें एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा हो सकता है, कैसे, ये अगर नाइट्रोजन इधर आए, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, RC सिंगल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड NH2 बन जाएगा, ठीक है ना, और साथ में प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से लोन पेयर दिया गया है। तो आप ये देखें, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट RS हैं। इक्विवेलेंट RS से मुराद है एक जैसे हैं, NH2 के ऊपर प्लस चार्ज, NH2 के ऊपर प्लस चार्ज, NH2 ग्रुप R और R सेम है। मतलब Y पे अगर प्रोटोनेशन होगा तो दो इक्विवेलेंट RS मिलेंगे, X पे प्रोटोनेट होगा तो इस तरह का एक सिस्टम मिलेगा जिसमें इक्विवेलेंट RS मिले, वो प्रोटॉन ज़्यादा स्टेबल, प्रोटॉन ज़्यादा स्टेबल तो बेसिसिटी ज़्यादा, ठीक है बात। इसका मतलब है Y वाले की बेसिसिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने ऑर्डर क्या लिखा है, Y ग्रेटर देन X, ठीक है। आगे ग्वानिडीन्स की बात करें हम लोग, स्पेशल क्लास ऑफ अमाइंस है, इट इज़ स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। तो हम लोग लिख सकते हैं ग्वानिडीन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक bases but weaker than any weak inorganic hydroxylic base। पहले ही बताया हुआ, ऑर्गेनिक का कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग ले लें, इनऑर्गेनिक का वीक से वीक ले लें, तो ऑर्गेनिक का जो स्ट्रॉन्ग होगा वो इनऑर्गेनिक के वीक से भी वीक निकलेगा। मतलब इनऑर्गेनिक वाली जो भी चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी, ऑर्गेनिक वाली सारी की सारी चीज़ें वीकर होंगी। तो इनऑर्गेनिक की कोई वीक से वीक बेस भी ले लें जो OH आयंस दे सकती हो, उससे तो ये वीकर हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस ग्वानिडीन्स बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। इनका क्या फार्मूला होता है, NH2C डबल बॉन्ड NH और NH2, यानी कि दोनों तरफ कार्बोनाइल के NH2 ग्रुप और ऊपर ऑक्सीजन की जगह NH, इसको बोला जाता है ग्वानिडीन। इसकी 3 पोजीशन लिख लेते हैं, ये X, ये Y और ये Z, ठीक है ना। अच्छा, X वाला लोन पेयर और Y वाला लोन पेयर इक्विवेलेंट हैं, मतलब ये वाला लोन पेयर इधर जाएगा, इस यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये वाला लोन पेयर इधर आएगा, इसमें रेजोनेंस होगा। मतलब कहने का X और Y दोनों डी लोकलाइज्ड हैं, ठीक है ना। ये X और Y क्या हैं, दोनों डी लोकलाइज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं ये, ठीक है ना। अब Z के बारे में बात करें अगर हम लोग, ये क्या है, इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है और इस लोकलाइज्ड को प्लस M का दो तरफ से एडवांटेज भी मिल रहा है,
क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर है, इधर से इलेक्ट्रॉनों का सप्लाई हो रहा है प्लस m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इधर से भी सप्लाई हो रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मज़ीद बढ़ रही है। मतलब कहने का ये एक तो लोकलाइज्ड है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भी है, ये डीलोकलाइज है और sp2 भी हैं। इसका मतलब है z वाला रुका हुआ है, लोकलाइज्ड है, तो z वाला बेसिक हो जाएगा, यानी कि KB का ऑर्डर लिखें, z वाला मोर बेसिक देन x इज इक्वल टू y। ठीक है ना, इन दोनों की बेसिसिटी बराबर होगी, z वाले की बेसिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो लोकलाइज्ड है और ये दोनों उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, यानी कि उसकी इंटेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, या उसको और तरह से एक्सप्लेन करें हम लोग, ग्वानिडीन ले लें, आप इसको प्रोटोनेट करें, x ये y पोजीशन और ये z। मान लेते हैं H प्लस हम लोग दे रहे हैं x पोजीशन पे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा NH2C डबल बॉन्ड NH3 प्लस। ठीक है ना, उसके बाद y पे प्रोटोनेट करें तो क्या बनेगा, ये y वाला लोन पेयर NH3 इस तरफ बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH, उसके बाद NH2। ठीक होगी बात। अगर हम लोग Z पे प्रोटोनेट करें H प्लस एट Z, यानी कि इस लोन पेयर को प्रोटॉन दिलवाएं तो क्या बनेगा NH2C डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज NH2। ठीक होगी बात। अब इसमें रेजोनेंस हो सकता है, कैसे? ये लोन पेयर इधर, ये वाला इधर, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा NH2C सिंगल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ठीक है ना, ये लोन पेयर दिया गया है, ये इसने प्लस चार्ज को कंपनसेट किया है। दूसरा RS कैसे बन सकता है? इसी में बन सकता है। एक बार तो ये वाला लोन पेयर दिलवा लिया, अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, ये वाले लोन पेयर की रेजोनेंस करवा के दूसरा स्ट्रक्चर, ये इधर, ये वाला इधर जाए, मतलब कहने का क्या बनेगा NH2 प्लस डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2, उसके बाद NH2। ठीक है ना, तो अब आप ये देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर दो NH2 ग्रुप हैं, एक NH2 के ऊपर प्लस है, यहाँ पे भी NH2 दो ग्रुप हैं, एक ये वाला, यहाँ पे भी दो NH2 ग्रुप हैं और एक ये ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। तो देखें ये जिनको सर्कल किया है मैंने तीनों स्ट्रक्चर को, दे आर 3 इक्विवेलेंट RS, 3 इक्विवेलेंट RS। ये तो RS इसमें है ही नहीं है, 3 इक्विवेलेंट RS हैं और वो भी केटायन के, मतलब केटायन बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज, स्टेबल दी केटायन स्ट्रॉन्गर दी बेस। इसका मतलब क्या है, Z वाला लोन पेयर है ये ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू दीज टू X एंड Y लोन पेयर्स। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करें NH C डबल बॉन्ड NH NH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड NH NH CH3 हाइड्रोजन और NH2। ठीक है ना, इन तीनों में बेसिसिटी डिसाइड करनी है। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखें, ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ग्वानिडीन। ठीक है, और ये वाला किससे रिजेंबल कर रहा है, एमिडीन से। एमिडीन से हमें पता है ग्वानिडीन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसका मतलब है कि अगर इनमें KB की बात की जाएगी तो पहले नंबर वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब ये भी एमिडीन है, ये भी एमिडीन है, इस नाइट्रोजन को यहाँ से मिथाइल का डोनेशन मिल रहा है, उन पर की इंटेंसिटी बढ़ रही है मिथाइल ग्रुप की वजह से, तो फिर 2 वाला फिर 3 वाला आ जाएगा। एक KB ऑर्डर याद रख लें। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाला KB ऑर्डर जो अभी लिखने जा रहा हूँ वो याद रख लें तो कई क्वेश्चन तो वेल हो जाते हैं। ठीक है, KB ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्या होती हैं, ग्वानिडीन्स। उसके बाद एमिडीन्स RC डबल बॉन्ड NH NH2। उसके बाद एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स मीन्स वाटर के अंदर क्या होती हैं, 2 यानी कि 2nd डिग्री, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री।
उसके बाद आता है अमोनिया, उसके बाद आता है पिरिडीन, ठीक है ना, उसके बाद आता है एनिलीन, एंड में आता है पायरोल। ठीक है ना। अगर ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको याद हो जाए तो काफ़ी क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इनके अगर नाम लिखें, ग्वानिडीन, उसके बाद एमिडीन्स, उसके बाद एलिफेटिक अमीन्स लिखा हुआ है, ये अमोनिया, फिर ये पायरिडीन, उसके बाद एनिलीन, उसके बाद पायरोल। ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस बेसिस की बेसिसिटी का ऑर्डर है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, और इसको एक्सप्लेन हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर किया है। ठीक है ना। अगर कोई पूछे ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस बेसिस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सी है, बोल देंगे ग्वानिडीन। सबसे ज़्यादा वीकर कौन है, पायरोल। ठीक है, और कई बुक्स के अंदर पायरोल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर निकलता है अमाइड से। ठीक है ना, अमाइड भी कभी कभार बुक्स के अंदर लिखा जाता है, जेरी मार्स से ये लिया है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रख लें, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि पिरिडीन के अगर किसी भी पोजीशन के ऊपर ERG लग जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले ग्रुप्स, तो ये ज़्यादा बेसिक निकल जाती है NH3 से, अमोनिया से। ठीक है ना, मतलब कहने से मुराद, वैसे तो पिरिडीन क्या है, अमोनिया से लेस बेसिक है, लेकिन अगर कोई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाएगा फिर ये अमोनिया से थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो जाती है। ठीक है, अगर विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा फिर तो अमोनिया से पीछे ही रहेगी। एक और बात है, अमाइड्स आर दी वीकेस्ट। ठीक है ना, दी का वर्ड अब यूज़ कर दिया है, वीकेस्ट नाइट्रोजिनस, मतलब नाइट्रोजन रखने वाली बेसिस। सबसे अगर कोई वीक पूछे तो अमाइड्स को बताना है, सबसे स्ट्रॉन्गर तो ग्वानिडीन्स को। कैसे, RC≡ONH2 को बोला जाता है अमाइड्स। अब ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये हमेशा यहाँ पे रहता है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है ना, कैसे, RCO- डबल बॉन्ड NH2+। ठीक है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये लोन पेयर को अच्छे से होल्ड नहीं करके रख सकता। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको भी अपने पास बुलवा के रखता है। ठीक है, मतलब कहने का, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हमने पहले लेक्चर्स के अंदर देखा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लिखने में ऐसा है, लेकिन ये देखा गया है कि नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे बहुत कम टाइम बिताता है और ऑक्सीजन पे ज़्यादा टाइम बिताता है। मतलब कहने का कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद होता तो फिर तो इस आर्डर में उसको रखते हम लोग, क्योंकि नाइट्रोजन पे वो बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल है, यानी कि इन सब से भी क्या हो जाएगा, वो वीकर हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो अमाइड्स आर दी वीकेस्ट नाइट्रोजीनियस बेसिस और ग्वानिडीन्स आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस बेसिस। लेकिन याद रहे, ऑर्गेनिक का जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ले लें वो इनऑर्गेनिक वाले वीक से भी वीक होगा। ठीक है, तो दिस इज़ दी लास्ट लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनको आप अच्छे से देखें, और उसके बाद जो चीज़ समझ नहीं आती नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, और नोट्स इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे, एसिडिटी और बेसिसिटी के अलॉन्ग विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करा करें, ताकि उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रेक्टिफाई किया जा सके या उसका आंसर दिया जा सके।